रात होते ही पायल बजने की आवाजें शुरू हो जाया करती थीं। इस मंदिर से ठीक अगल बगल के लोग ना सो पाते थे, ना ही सुबह उठ पाते थे। इन्हें हर वक्त इस बात के लिए डर सताया करता था कि जैसे ही अंधेरा होगा, पायल बजने की वही आवाजें और चीखने चिल्लाने की वही आवाजें। इस घर में जबकि कोई नहीं होता था। ये इस्कॉन टेम्पल से ठीक 9 साल पहले की कहानी, मेरठ के शास्त्री नगर इलाके की। 9 साल पहले यहां पर एक ऐसी घटना हुई थी, तब जब यहां पर इस्कॉन टेम्पल नहीं हुआ करता था। इस घर में 3 लोगों की लाशें बिछी थी। इसमें से एक शव न्यूड हालत में पाया गया था, लेकिन वो कहानी जब सुलझती गई, खुलती गई, तो यहां रहने वाले हर किसी के होश उड़ गए। ये कहानी प्यार से शुरू होकर जिस्म फरोशी के धंधे तक पहुंचती है और फिर पैसों की लालच, और धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाता है। 3 जिंदगियां न सिर्फ तबाह होती हैं, बल्कि 3 जिंदगियां आज भी जेल की सलाखों में सड़ रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेरठ के एक इस्कॉन टेम्पल की। मेरठ के इस्कॉन टेम्पल के ना होने से पूर्व शास्त्री नगर के इस इलाके में जिस मकान को हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर तिहरे हत्याकांड का खुलासा हुआ था। तिहरे हत्याकांड की कहानी बहुत ज्यादा रोचक, बहुत ज्यादा चौंकाने वाली और हैरान करने वाली है। इस कहानी के मुख्य किरदार मैं सबसे पहले आपको बता दूं, रिया उर्फ रेनू नाम की एक लड़की, पूनम गुप्ता और उनके पति चंद्रशेखर गुप्ता हैं, जो पेशे से एक इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर हुआ करते थे। इस कहानी में 3 और शख्स की एंट्री होती है। पहले विक्की, जो रिया उर्फ रेनू का बॉयफ्रेंड है, दूसरा उदयवीर और तीसरा सचिन। ये दोनों दोस्त विक्की के हुआ करते थे। इनकी एंट्री जब होगी, तब ये सब कुछ खत्म होने वाला होगा। चंद्रशेखर गुप्ता पेशे से एक इंश्योरेंस मैनेजर थे कंपनी के, और पैसे की बहुत ज़्यादा इनके अंदर कहा जाता है कि वो धीरे धीरे इनको लालच होने लगा था। इनकी पत्नी पूनम भी इस पूरे कारनामे में इनका साथ दे रही थी। लेकिन तीसरी लड़की का, जिसका मैंने जिक्र कर रखा था, रिया और रेनू, रिया पेशे से एक धीरे धीरे सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला बन चुकी थी। रिया को पैसों की लालच लगती जा रही थी। शुरुआत से ही वो महंगे शौक रखने वाली लड़की थी। जब उसकी मुलाकात विक्की नाम के एक शख्स से होती है, तो वो विक्की को पहले ही नजर में दिल दे बैठती है। धीरे धीरे विक्की और रिया करीब आते गए। रिया और विक्की मुलाकात के बाद कुछ बिजनेस आगे बढ़ाने की सोचते हैं, लेकिन इन्हें कुछ जब नहीं सूझता तो इन्होंने जिस्म फरोशी को अपना धंधा बना लिया। इस पूरे कारनामे में इनका साथ देने वाला कोई और नहीं बल्कि इंश्योरेंस कंपनी का एक मैनेजर चंद्रशेखर गुप्ता। इन्होंने न सिर्फ अपने घर में रिया को ठिकाना दिया, बल्कि इनका जो बेडरूम हुआ करता था, वो जिस्म फरोशी का अड्डा बन गया। यहां पर हर रोज ग्राहक आया करते थे, और ग्राहक लाने वाला कोई और नहीं बल्कि रिया का अपना बॉयफ्रेंड है। यानी इन लोगों ने रिश्तों को शर्मसार करना वहीं से शुरू कर दिया था। आस पड़ोस के लोग जानते थे कि रिया एक ठीक ठाक लड़की है जिसका हस्बैंड है विक्की। यानी पूरे इलाके में चर्चा इसी बात की हुआ करती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता जाता है, रिया के पास ग्राहकों की लाइन लगने लगी थी। हर रोज बहुत सारे लोग आया करते थे। दिन ढलने ढलने तक हजारों रुपए की कमाई दोनों कर लिया करते थे, और इसमें से कुछ फीसदी हिस्सा चंद्रशेखर गुप्ता को जाया करता था। जब भी कोई ग्राहक आता तो उसे चाय पानी पिलाने का काम चंद्रशेखर गुप्ता की वाइफ पूनम किया करती थी। जैसे धीरे धीरे पैसे आने लगते, रिया को लालच बढ़ने लगा था। अब चंद्रशेखर गुप्ता ने ही रिया को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर लिया, क्योंकि चंद्रशेखर को लगने लगा था कि ग्राहक तो खुद ब खुद भी आ जाते हैं, चंद्रशेखर खुद भी ला सकता है, विक्की की कोई जरूरत नहीं है। उसने रिया के कान भरने शुरू कर दिए। उसने कहा कि ये तुम्हारे पैसे में से भी ले लेता है और मुझे भी तुम्हें कुछ देना पड़ता है। इसके एवज में ऐसा करते हैं कि विक्की को ही रास्ते से हटा देते हैं। यानी उसको अब तुम अलग कर दो, उसे कह दो कि तुम अब अपना कोई काम धंधा करो, क्योंकि अब रिया के मन में यह आने लगा था कि सारा काम तो मेरा ही है। यानी
इस धंधे में सिर्फ प्रयोग उसका ही होना है, विकी सिर्फ ग्राहक लेकर आता है। इसलिए उसने विकी को कहा कि तुम मुझसे अलग हो जाओ, अब मैं अपना काम खुद कर सकती हूं। विकी को यह बात नागवार गुजरने लगी। उसने कहा ठीक है, मैं अलग हो जाऊंगा। धीरे धीरे उसने एक षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। विकी ने अपने एक दोस्त को पकड़ा, उसको मोहरा बनाया जो 3 लाख रुपए पहले से ही एक गेमिंग प्लेटफॉर्म पर हार चुका था। सचिन और उदयवीर, ये दोनों पहले से रिया को जानते नहीं थे, इन्होंने चेहरा तक नहीं देखा था। लेकिन इन्होंने जब विकी से सुना, और विकास नाम है इसका, तो इन्होंने पैसे की लालच में रिया की मर्डर की प्लानिंग तैयार कर ली। अब सोचिए, इस कहानी में मर्डर सिर्फ रिया का होना था, यानी पेशे से उस कॉल गर्ल का। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा बना कि इसमें 2 और लाशें बिछ गई। अब बड़ा सवाल यह था कि आखिरकार रिया को किस तरीके से मारा जाएगा। रिया अपने उस बेडरूम से बाहर तक नहीं जाया करती थी, हालांकि उसने एक स्कूटी रख रखी थी। विक्की ने एक प्लान बनाया, क्योंकि वो पहले से रिया के पास ग्राहक भेजा करता था, इसलिए उसने एक ग्राहक के रूप में सचिन को और उदयवीर को तैयार कर लिया। सचिन को ही कमरे में भेजा जाना था। रेट तय हुआ था 1200 रुपए कुछ घंटे की। विक्की ने फोन करके रिया को जानकारी दी कि मैंने एक ग्राहक भेजा है, उसके लिए तुम जो कर सकती हो वो करना, तुम्हें वो पैसे तुरंत दे देगा। रिया तैयार हो गई, क्योंकि उसका काम यही हो चुका था। इधर बेडरूम को सजा दिया गया था। उस दिन पहला ग्राहक सचिन था। बेडरूम सजा दिया गया था और उस दिन घर पर ही मौजूद थे पूनम और पूनम के पति, यानी वो इंश्योरेंस मैनेजर चंद्रशेखर। अब जैसे ही सचिन और उदयवीर आते हैं, तो सबसे पहले चंद्रशेखर को इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि ये 2 लड़के आने वाले हैं। उन्होंने कहा बात सिर्फ एक की हुई है। पूनम उधर किचन में जाकर चाय बनाने लगती है, इधर इन दोनों को एंट्री दी जाती है। उदयवीर कहता है मैं नहीं कुछ करने वाला हूं, जो काम है वो सचिन का है। तो चंद्रशेखर को लगता है चलो ठीक है, तुम यहीं पर बैठ जाओ। उसे ड्राइंग रूम में बैठा दिया जाता है। सचिन की एंट्री जो है वो बेडरूम में होती है रिया के पास। रिया दिखती है तो पूछती है अच्छा तुम ही थे? तो बोलता है हाँ बिल्कुल। दोनों में कुछ बातें चल रही होती हैं। अब सवाल यह है कि रिया के पास इस वक्त गर्भ निरोधक चीजें यानी कॉन्डम्स के पैकेट नहीं है। अब सचिन से पूछती है क्या तुमने कॉन्डम रखे हैं? वो मना कर देता है नहीं, क्योंकि वो तो तुम्हें रखना चाहिए, तुम्हारा काम है ये सब कुछ। तो वो कहती है सही कह रहे हो, पैसे निकालो। सचिन से 1200 रुपए उसने लिए। 100 रुपए उसने चंद्रशेखर को बुलाया और कहा इस 100 रुपए के जाओ कॉन्डम के पैकेट लेकर आओ। इधर चाय बन के आती है। सचिन, उदयवीर, रिया। हालांकि कंफर्म नहीं है कि वो चाय तीनों कौन कौन पीने वाले थे, लेकिन अंदाजा यही लगाया गया। ये तीनों ने बैठकर चाय पी उस बेडरूम में, और उसके बाद वो उठकर एक लड़का बाहर जाता है। तब तक इधर सचिन जो है वो रिया को भरमा रहा है। वो कहता जब तक वो सेफ्टी लेकर आएंगे, कॉन्डम्स के पैकेट लेकर आएंगे, तब तक हम दोनों कुछ करते हैं। यानी उन लोगों का अपना कोई सीन उनका चल रहा है। इस दौरान रिया को उसने न्यूट कर रखा था, क्योंकि अब उसकी प्लानिंग है रिया को मारने की। उदयवीर ड्राइंग रूम में बैठा है। सचिन को समझ नहीं आता कि आखिर कैसे शुरू करें। लेकिन अब उसके सामने जब रिया न्यूड हालत में है तो उसे पता चल गया कि ये बाहर तो भागकर जा नहीं सकती। इसलिए उसने सब सीन करने के बाद चाकू निकाला और रिया के पेट में तुरंत चाकू को घुसेड़ दिया। इसके बाद वो कंटिन्यू रिया के पेट में वार करता रहा, उसके सीने पर, उसके बदन के सभी कोनों पर। उसने ऐसी ऐसी जगह चाकू का इस्तेमाल किया ताकि वो जिंदा ना बचे। हालांकि उसे लगा कि रिया मर चुकी है, मौत की खाई में जा चुकी है। वो तुरंत भाग के बाहर आता है। उदयवीर से कहता है चलो यहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन सोचिए कि दरवाजे को चंद्रशेखर ने बाहर से लॉक कर रखा था। अब ये दोनों एक दूसरे को असहाय पाते हैं। पूनम इधर चीखते चिल्लाते हुए रिया के कमरे में दाखिल होती है। अब इन दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये दौड़कर फिर से जाते हैं चाकू लेकर और तुरंत पूनम के गले पर लगा देते हैं और उसका गला काट देते हैं। अब फिर इन्हें समझ नहीं आता कि ये करें क्या। ये उन दोनों को मारकर आके ड्राइंग रूम में सबसे पहले जाते हैं। मारने के बाद एक वॉशरूम है, वॉशरूम में जाते हैं, अपना हाथ सब धुलते हैं।
ताकि चंद्रशेखर को यह ना पता चले कि इन्होंने कत्ल कर दिया है। चाकू लेकर अपनी जेब में ये बाहर आते हैं, ड्राइंग रूम में बैठते हैं। चंद्रशेखर इधर कॉन्डम के पैकेट लेकर जैसे ही दरवाजे खोलकर ड्राइंग रूम में सबसे पहले दाखिल होता है, पैसे रखने के लिए और पैकेट लेकर जाने के लिए। वैसे ही तुरंत चंद्रशेखर रिया के कमरे की तरफ बढ़ता है और इन लोगों ने ड्राइंग रूम में ही उसे जकड़ लिया। चंद्रशेखर को भी गले पर वार करते हैं और उसे वहीं पर खत्म कर देते हैं। इनकी कहानी यहां पर खत्म हो जाती है और ये तुरंत वहां से रिया की स्कूटी लेकर फरार हो जाते हैं। इन्होंने विक्की को फोन करके लास्ट कॉल रिकॉर्डिंग इनकी उसके साथ पाई जाती है। विक्की को फोन करके सारी इंफॉर्मेशन दे दी, यार हमसे गलती हो गई, रिया को ही खत्म करना था, लेकिन उसके एवज में हमें 2 लोगों को और मारना पड़ा क्योंकि हम पकड़े जाते। विक्की इस बात को जानकर खुश हो जाता है कि वो रिया को हटाना चाहता था रास्ते से और वो हट गई क्योंकि उसे बदला लेना था। अब सवाल ये है कि बाहर से कमरे को लॉक कर दिया गया था जब ये दोनों भागते हैं कातिल। अब पता कैसे चलेगा कि अंदर क्या कुछ हुआ है और कौन सबसे पहले दाखिल होगा? एक कुरियर बॉय, रिया ने कुछ ऑर्डर कर रखा था इसके पहले। कुरियर बॉय आता है, रिंग बजाता है। घर बढ़िया था, आलीशान था, क्योंकि अक्सर करके वो आया जाया करता था, तो उसे घर के बारे में भी पता था, उस लड़की के बारे में भी पता था। रिंग जब कई बार बेल करता है तो कोई जवाब नहीं देता है, कोई अंदर से बाहर नहीं आता, तो उसने गेट को खोलने का प्रयास किया। खोलकर वो जैसे ही अंदर जाता है और उसे दिखता है कि यहां तो लाशें पड़ी हैं। एक शव ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ है चंद्रशेखर गुप्ता का, जो पेशे से इंश्योरेंस मैनेजर था, और 2 शव रिया के बेडरूम में पड़े हुए हैं। उसके बेड पर रिया की न्यूड लाश है और नीचे गिरी हुई पूनम है, चंद्रशेखर की वाइफ। अब वो एकदम से उसे समझ नहीं आता वो करे क्या। वो तुरंत बाहर जाकर चिल्लाता है, अरे अंदर खून हो चुका है, 3 लोग मर चुके हैं। पड़ोसियों को पता चलता है, धीरे धीरे पुलिस वाले पहुंचते हैं, भीड़ लग जाती है। पड़ोसियों को पहले से थोड़ा बहुत अंदाजा इस बात का था कि अंदर तो कुछ तो ऐसा हुआ करता था, क्योंकि लोगों की लाइनें लगा करती थी कभी कभी, और आने वाले सभी जेंट्स हुआ करते थे, जेंट्स मतलब पुरुष। तो उन्हें इस बात के लिए अंदाजा था, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था कि वो कैसे कहें कि ये लड़की इस तरह का काम करती थी। पुलिस के लिए बड़ी दिक्कत ये हो चुकी थी कि चलो 2 कपल हैं, लेकिन एक लड़की कौन है? इनकी लड़की तो नहीं है। क्या इन्होंने इस लड़की को रखा था या फिर कुछ और ऐसा मसला था? न्यूड हालत में कैसे मिली? कौन हो सकता है कातिल? अंततः कॉल रिकॉर्डिंग ट्रेस की जाती है रिया की। उसमें पता चलता है कि विक्की नाम के शख्स ने इनको कई बार फोन किया था। विक्की की तलाशी की जाती है, विक्की गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद उन दोनों को भी गिरफ्तार किया जाता है और कहानी वहीं पर खुलती है। विक्की का जो दोस्त है वो खुद कबूल कर रहा है, पहले वो सुन लीजिए। उन्होंने गेट खोला, फिर हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद रिया सीधे कमरे में ले गई। कमरे में ले जाने के बाद उन्होंने पैसे लिए अपने, कितने? 1200 रुपए और 100 रुपए चाचा को दिलवाए। किस लिए? कॉन्डम के लिए। ठीक। इस दौरान जब वो बाहर गए हुए थे, इस दौरान मैंने रिया पे चाकू से वार किया। ये आपने सुना, लेकिन इसके बाद भी कहानी कम नहीं होती। दरअसल यहां पर अब लोगों के आरोप थे कि जैसे ही शाम का अंधेरा होने लगता, यहां पर पायल बजने की आवाजें खनकने लगती। लोग परेशान हो चुके थे। ये बातें कई महीनों तक चली। इस गेट में ताला लगा दिया था चंद्रशेखर गुप्ता के बेटों ने, जो अक्सर बाहर पहले से ही रहते थे, और यह मकान कोई खरीदने को राजी नहीं था। मेरठ के शास्त्री नगर का यह मकान काफी सुर्खियों में हो चुका था कई महीने तक। जब भी लोग खरीदने के लिए आते थे, उन्हें पता चल जाता था कि यहां पर कोई, लोगों को कहते थे कि चुड़ैल रहती है। तो ऐसी नेगेटिव एनर्जी के बारे में सुनकर लोग मकान खरीदने से ही घबरा जाते। कोई भी आता, लोग भड़का देते। लेकिन पड़ोस के लोग बहुत ज़्यादा बेचैन हो चुके थे। कुछ लोग तो यहां तक राजी हो गए थे कि वो अपना खुद का मकान यहां से बेचकर भाग जाएंगे। अचानक से एक शख्स की एंट्री होती है, जो पेशे से एक डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर। उसने चंद्रशेखर जो मर चुके हैं उनके बेटे को फोन किया, कहा कि अपना मकान बेचोगे? चंद्रशेखर का बेटा भी बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि भाई कौन आ गया मकान खरीदने वाला। तो मकान को बड़े सस्ते दाम पे इस्कॉन टेम्पल वाले खरीदते हैं। अब सोचिए, जहां पर नेगेटिव एनर्जी होने की बात की जाती थी, वहां पर घंटे घड़ियाल बजवाए जाते हैं। अब यहां हर वक्त भजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा होता है। आसपास के लोग भी अब अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, अच्छे से सोते हैं, उनका जीवन यापन भी ठीक ठाक चलने लगा। यह कहानी एक लव स्टोरी, जिस्म फरोशी का धंधा,
और वहां से होते होते पैसों की लालच, और पैसों की लालच की बदौलत 3 कत्ल तक पहुंचती है। कहते हैं जिंदगी में सब कुछ पाल लो, लेकिन पैसे की लालच और शंका कभी मत पालना। मेरा नाम है दिव्यांशु। आज की कहानी में बस इतना ही। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आगे आपके पास कोई कहानी है तो उसे हमें जरूर भेजिएगा। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलेंगे सोमवार को रात 10 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, नमस्ते, शुक्रिया।